बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक जो है, चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं। पार्ट 8 करने जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? पेज नंबर 5, फर्स्ट मेन हेडिंग मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। उसके अंदर 3 हेडिंग्स, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, और उसके अंदर द होली कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यूज़, ये हमने देखा, और सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ये हमने देखा। इसके अलावा अंबिया कराम की हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। उसके बाद मुस्लिम हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाफत राशिदा, बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर, फातिमी खिलाफत, उस्मानी खिलाफत। पिछली वीडियोस में इनको भी हमने थोड़ा सा देखा। हिंदुस्तान में मुसलमान आए कैसे, इसको भी हमने देखा पिछली वीडियोस के अंदर। तो पिछली वीडियोस बेहद अहम है, अगर वो नहीं देखी तो आप लाजमी देख लीजिए। दूसरी अहम तरीन बात, ये वीडियो आपके लिए बेकार है, सारी वीडियोस ही बेकार होंगी यकीनन, अगर आपके पास इस बुक का PDF नहीं है, या फिर आपके पास ये बुक आपके पास नहीं है। दूसरी बात, आप लेक्चर अगर नोट नहीं कर रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेक्चर लाजमी नोट करना है। ठीक हो गया? अब चलते हैं यहाँ पर हम, अगला टॉपिक है हमारा कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। ये सेकंड मेन हेडिंग है, कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। कंटेंट्स का, जैसे कंटेंट्स ऑफ द बुक हैं, इसका क्या मतलब होता है? चैप्टर होते हैं ना आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पर कंटेंट्स का मतलब है शर्तें। क्या मतलब बनता है इसका, क्या मफहूम बन रहा है? शर्तें। यानी कि अगर ये 4 चीज़ें जो हैं वो मौजूद ना हों तो आप उसको आइडियोलॉजी नहीं कह सकते। ठीक है? पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि किसी जगह के लोग अगर उनकी आइडियोलॉजी सेम है, उनका सोचने का अंदाज सेम है, तो यकीनन ये 4 चीज़ें उनके अंदर कॉमन होंगी, तब ही जाके ये मुमकिन है कि उन सब की आइडियोलॉजी सेम हो। दोबारा अपनी बात दोहरा दूं, किसी जगह के रहने वाले लोगों की आइडियोलॉजी सेम जब तक नहीं हो सकती जब तक ये 4 चीज़ें उनमें कॉमन ना हो, सेम ना हो। और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो कि सब लोगों में कॉमन होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए? कॉमन का मतलब यहाँ पर है आम, ठीक है, और आसान लफ्ज़ों में इसको आप कह लें सेम, एक जैसी होनी चाहिए। पहली बात, कॉमन रिलीजन, उनका मज़हब जो है वो कॉमन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा किरदार है इसका, आपको समझ में आना चाहिए। कॉमन रिलीजन, एक जगह के लोगों की आइडियोलॉजी जब ही सेम हो सकती है, उनका सोच, उनका अंदाज़ फ़िक्र जो है जब ही सेम हो सकता है जब ये पहली शर्त पूरी हो कि उन लोगों का मज़हब जो है वो एक ही हो। दूसरी बात, कॉमन कल्चर। मज़हब के बाद जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम आ जाती है वो आ जाती है कल्चर। कल्चर का मतलब पहले भी बताया जा चुका है, इसका मतलब है सकाफ़त। और सकाफ़त का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल, उनका तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी, ज़िंदगी को वो कैसे गुजार रहे हैं, उनके रस्म व रिवाज कैसे हैं, उनका पहनना ओढ़ना कैसा है, उनका रहना कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, उनको डिशेस कौन कौन सी पसंद हैं, उनको लिबास कौन कौन से पसंद हैं। हमारे पाकिस्तान में 4 सकाफ़तें पाई जाती हैं 4 सूबों के हिसाब से, बड़ी बड़ी। हमारे सिंध की सकाफ़त अलग है, पंजाब की सकाफ़त अलग है, KPK की सकाफ़त अलग है, बलूचिस्तान की सकाफ़त अलग है। इसके अलावा कुछ और कौमें भी आबाद हैं, उनकी सकाफ़तें भी अलग हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो आसान लफ्ज़ों में कॉमन कल्चर यानी कि उन सब की सकाफ़त जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात को ज़रा नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो यहाँ पर कॉमन रिलीजन तो है, पहली शर्त पूरी हो रही है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबका मज़हब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। लेकिन कॉमन कल्चर जो है वो आपके ख्याल में शायद अब तो ये मौजूद नहीं है, नहीं है।
मैं आपको बताता हूँ। कॉमन कल्चर के अंदर आ गया आपका कौमी लिबास, शलवार कमीज़। आप देखें, आप KPK के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, लेकिन आप शलवार कमीज़ जो है वो पहनते हैं लाजमी। अरब कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पर रहने वाले लोग मुसलमान तो हैं लेकिन शलवार कमीज़ नहीं पहनते। समझ आ गई बात? तो मैंने एक मिसाल दे के आपको समझाइए कॉमन कल्चर किस तरह से पाकिस्तान के रहने वाले लोगों का एक जैसा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिसाल दे के समझाइए। क्या कि आपका लिबास, आप कौन सा लिबास पसंद करते हैं, क्या है आपका कौमी लिबास? शलवार कमीज़। तो शलवार कमीज़ पहनना कहीं मज़हब में तो नहीं लिखा हुआ ना, किसी हदीस में तो नहीं लिखा, कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा शलवार कमीज़ पहननी है। समझ में आ गई बात? तो शलवार कमीज़ पहनने का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शलवार कमीज़ जो आपका लिबास है, ये आपके मुल्क के लोगों का क्या है? कल्चर है, सबका कल्चर है, कॉमन है। चाहे आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, KPK से हैं या बलूचिस्तान से हैं। समझ में आ गई बात? एक चीज़ मैंने समझाई है आपको। तो किसी जगह के रहने वालों की आइडियोलॉजी जब तक सेम नहीं हो सकती, जब तक उनका मज़हब एक जैसा ना हो, जब तक, और दूसरी शर्त क्या है? वहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर जो है वो एक जैसा न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी शर्त क्या है? कॉमन कॉज। कॉमन कॉज, वैसे कॉज का मतलब जो है वो वजह होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब बनता है वो है मकसद। मकसद, उन जगह के रहने वाले लोगों का मकसद एक हो। अब यहाँ पर पाकिस्तान की मिसाल कोट नहीं करेंगे, यहाँ पर अब हिंदुस्तान की मिसाल कोट करेंगे। कौन सा हिंदुस्तान? जब इसके पार्टीशन नहीं हुआ, जब इंडिया यूनाइटेड था, एक ही था, पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान में एक ही जगह पर हिंदू मुसलमान सब रहते थे। उस वक्त जो मुसलमान थे, यानी कि 1947 से पहले के जो मुसलमान थे, उनका कॉमन कॉज था, एक मुश्तरका मकसद था, इसको कहते हैं मुश्तरका मकसद। और क्या था उन सबका मुश्तरका मकसद? उनका मकसद ये था कि हमें पाकिस्तान बनाना है, ताकि वहाँ पर अपने मुल्क में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये कॉमन कॉज थी, ये सेम वजह थी, ये सेम मकसद था। तो आइडियोलॉजी की तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को, लोग किसी एक मकसद के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए हों, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे, कॉमन कॉज था, कॉमन वजह थी उनकी, कॉमन मकसद था। डेडिकेशन, आपका मज़हब अगर एक जैसा है, आपका कल्चर अगर एक जैसा है, इवन ये कि इंडिया के मुसलमानों को भी अगर ले लें आप, तो उनका कल्चर जो है वहाँ पर भी शलवार कमीज़ ही था, ठीक है। और इंडिया के मुसलमानों का मकसद भी सबका कॉमन था, एक जैसा था कि पाकिस्तान बनाना है। ये तीन शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं आइडियोलॉजी की, तो एक शर्त अभी भी बाकी है, इसको हम कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन, इसका आसान सा मतलब आपको बता दूं, अपने मकसद के साथ सच्चा होना, ट्रू टू योर एम, ट्रू टू योर एम, अपने मकसद के साथ सच्चा होना, इसको हम डेडिकेशन, इसको लगन भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि वक्फ कर देना अपने आप को। जब आप डेडिकेटेड होते हैं किसी कॉज से, या जब आप डेडिकेटेड होते हैं किसी मकसद से, तो फिर उसके बाद फिर आप ये नहीं देखते कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है, नहीं, आपका कितना भी नुकसान हो आप उससे पीछे फिर नहीं हटते। जैसे कि हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, डेडिकेटेड थे, अपने मकसद से क्या थे, वफादार थे, उनको लगन थी, जुस्तजू थी। तो आपके अंदर जो है ये डेडिकेशन का आंसर भी होना चाहिए, अपने आप को वक्फ कर देना। जब हम कहते हैं कि आपने अपने आप को किसी मकसद के लिए वक्फ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप स्याह सफ़ेद नहीं देखेंगे, आप नुकसान फ़ायदा नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि इससे क्या नुकसान होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मेरी फैमिली को क्या नुकसान होगा। आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने मकसद पे आऊँगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जब बाहर निकलते थे, पब्लिक में निकलते थे और पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते थे, तो कोई एक तो उनको बुलाने वाला होता था ना,
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई आ जाइए ज़रा एक जगह पर इकट्ठे हो जाइए हिंदुस्तान के मुसलमान, तो कोई खाना खा रहा था खाना छोड़ दिया, कोई बीमार था अपनी बीमारी को नहीं देखा, बच्चे बीमार हैं छोड़ के आ गए, कोई तकलीफ़ थी सब छोड़ दिया। इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन, कि फिर आप देखते नहीं हैं, ट्रू टू योर एम, अपने मकसद से सच्चा हो जाना। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ये सोचते कि नहीं भाई हमें जो है वो पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद करनी है और अपने घर पे भी रहना है, अपने बीवी बच्चों को भी देखना है, उनकी दवाई वगैरह इनका भी ख्याल रखना है, और मुझे खाना भी खाना है, और मुझे काम पे भी जाना है ताकि मैं जो है वो पैसे कमाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं, तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो यू मस्ट बी डेडिकेटेड। तो ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तब जाके आइडियोलॉजी बनती है, तब जाके आपकी एक सोच बनती है। याद है ना मैंने कहा था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्या बता रहे हैं आपको। चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं हम, मुताल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में आम सी सोच यही है कि पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं यार, तो बस पाकिस्तान कैसे बना इसको देख लेना चाहिए, किन किन लोगों ने क्या क्या किया। यानी कि जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इससे आप लेके आगे चलिए। चैप्टर नंबर 1 क्यों दे दिया भाई, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, ये देने की ज़रूरत क्या थी। शुरू में ही बता चुका हूँ, आपका अमल से पहले आपकी सोच जो है वो आती है। आप पहले सोचते हैं फिर अमल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपको ये बता रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर वो सोच कैसे डेवलप हुई, उसके पीछे वजह क्या थी, और कौन सा सब्जेक्ट है हमारी साइंसेस का जो कि उसको डील कर रहा है। तो हमारी साइंसेस का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसी तरह आइडियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। आइडियोलॉजी ये सब्जेक्ट आप सिर्फ यही देखता है कि एक जगह के लोग जो हैं उनकी सोच जो है वो कैसे डेवलप हुई, वो सोचते कैसे हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इसी को आइडियोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि आइडियोलॉजी जब तक एक जैसी नहीं होगी, वे ऑफ थिंकिंग जब तक एक जैसा नहीं होगा, सोच जब तक ऐसी नहीं एक जैसी नहीं होगी, अमल नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक अमल करना है, क्या, पाकिस्तान बनाना है। उसके लिए उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, और ये चारों शर्तें पूरी होंगी तब जाके उनकी सोच एक जैसी होगी, उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होगी। और ये चारों शर्तें क्या है कि उनका जो है वो मज़हब एक जैसा है, उनका कल्चर एक जैसा है, एक मकसद है, और वो बड़े डेडिकेटेड भी हैं अपने मकसद के साथ। ठीक हो गई ये बात। डिफ़िकल्ट टर्म्स जो हैं उनको तो हम बाद में देखेंगे आखिर में एक साथ। अब ज़रा सेकंड सब हेडिंग को देख लें। यहाँ पर 2 सब हेडिंग्स इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करते हैं। बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो आपको बताई गई है ना, ये कॉमन बताई गई है, मतलब ये दुनिया, इसका ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं है, पहले बता दूं, पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया से नहीं है। आइडियोलॉजी जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर है, दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम आबाद हैं। ठीक है, तो जब हम किसी और दूसरी किसी कौम की आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वो अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो यूरोप का कोई मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका का कोई मुल्क हो, ठीक है, चाहे एशिया का कोई मुल्क हो, वहाँ की कोई कौम हो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, तो उन सब की आइडियोलॉजी के हवाले से ये जनरल बात की गई है कि भाई पहली चीज़, अगर आप कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पहली शर्त ये है कि आपका मज़हब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं ज़रा बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी, यानी कि पाकिस्तान बनाने की जो सोच थी, उसकी बुनियाद क्या है। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए ना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को बनाने का सोचा, तो उसके पीछे बुनियाद क्या चीज़ थी, कौन सी चीज़ थी जो इसने उनकी सोच में उनको ये सोच दी। बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तीसरा टॉपिक है, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने की जो सोच बनी, पाकिस्तान बनाने की जो सोच बनी, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी बुनियाद क्या थी। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, 2 शर्तें यहाँ पर मौजूद हैं, 2 बुनियादें हैं। ठीक है,
पहली जो चीज़ है, पहली जो बेस है वो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, इसको कहते हैं नज़रिया ईमानी। नज़रिया ईमानी, ईमान का नज़रिया, ईमान का नज़रिया। नज़रिया मतलब सोच, ख्याल, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पहला दूसरा देख लें, दूसरी बेस क्या है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की? सोशल डीलिंग्स, सोशल डीलिंग्स, ये दो चीज़ें हैं जो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद बनी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, पहले वो कह रहा है, अब ज़रा बुक उठा लीजिए और देख लीजिए, साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब जो है वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ पहले बता रहा हूँ आपको, सोशल डीलिंग्स उसके बाद में देखेंगे। इस डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ से ऊपर लिखा हुआ है द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। क्लियरली उसने ये बात बता दी, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल करने की सोच डेवलप हुई। दोबारा अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ, इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने की सोच डेवलप हुई, ठीक है। तो बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? इस्लाम। अब इस्लाम की बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इस्लाम में आगे क्या चीज़ें आ जाती हैं? अल्लाह ताला पे ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, फ़रिश्तों पे ईमान, ये सारी तफसीलात आगे आ रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ में आगे क्या लिखा है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ इन अल्लाह, प्रॉफिटहुड, एंजल्स, द डे ऑफ जजमेंट एंड ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ अल्लाह। कि अगर हम ये बात करते हैं कि बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लाम है, तो इस्लाम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हैं कि आपका ईमान होना चाहिए। डॉक्ट्राइन इन फेथ वो बता रहा है, डॉक्ट्राइन इन फेथ, आपका ईमान होना चाहिए। फेथ मतलब यकीन, फेथ मतलब यकीन, कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं आप? कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, तो जिन लोगों ने हासिल किया, मुसलमानों ने, उनका मज़हब इस्लाम है और उन्होंने इस्लाम के इन बुनियादी चीज़ों पर यकीन किया। पहले देखें, जब तक इन चीज़ों पर यकीन नहीं करेंगे कोई दायरा इस्लाम में रह सकता है? नहीं रह सकता भाई। आप कहते हैं भाई मेरा मज़हब इस्लाम है, लेकिन मैं जो है वो अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह पर ईमान नहीं है, मेरा नबी पे ईमान नहीं है, मेरा फ़रिश्तों पे ईमान नहीं है, मेरा यौम आखिरत पर ईमान नहीं है, और मेरा आसमानी किताबें जो अल्लाह ताला ने उतारी उन पे भी ईमान नहीं है, लेकिन मेरा मज़हब इस्लाम है, तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका मज़हब इस्लाम है तो यकीनन आपको यकीन है, आपका ईमान है, आपको फेथ है किस चीज़ के ऊपर? इन 5 चीज़ों के ऊपर जिनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। कौन सी ये 5 चीज़ें हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ इन, किस पर ईमान लाना ज़रूरी है आपका? अल्लाह पे ईमान लाना ज़रूरी है सबसे पहले। दूसरा आपका किस पे ईमान लाना ज़रूरी है? प्रॉफिटहुड, नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है। प्रॉफिटहुड इसका मतलब नबूवत। तीसरा आपका किस चीज़ पर ईमान लाना ज़रूरी है? एंजल्स, फरिश्तों पे ईमान लाना ज़रूरी है। चौथा आपका किस चीज़ पर ईमान लाना ज़रूरी है? द डे ऑफ जजमेंट, यौम आखिरत पर। डे ऑफ जजमेंट, यौम आखिरत, यौम महशर भी जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि क़यामत का दिन, कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा एक दिन, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमें जो है वो महशर में या क़यामत में या उस दिन
जिस दिन हमारा हिसाब किताब होना है उस पर आपका ईमान होना चाहिए। और पांचवी चीज़ किसके ऊपर? रिवील्ड बुक्स, अल्हामी किताबों के ऊपर। रिवील्ड बुक्स यानी कि आसमानी किताबें, इसको इल्हामी किताबें भी आप कह सकते हैं। इल्हामी किताबें, या आम तौर पे इनको आसमानी किताबें भी कहा जाता है। पिछली वीडियोस में तफसीलात इनकी बता चुका हूँ, नाम भी बता चुका हूँ, किन पैगंबरों पर ये उतरी ये भी बता चुका हूँ। 4 आसमानी किताबें हैं। सबसे पहले ज़बूर है, फिर क्या है? तौरेत है, फिर क्या है? इंजील है, और उसके बाद क्या है? कुरान है। ये चारों आसमानी किताबें हैं। इल्हामी किताबें भी इनको कहा जाता है, रिवील्ड बुक्स भी इनको कहा जाता है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान हमारे आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, कलाम पाक, जो कि अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो इनके ऊपर आपका ईमान होना चाहिए। अगर आपका, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ। पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है, तो आपका इन चीज़ों के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ होना ज़रूरी है। आपका नज़रिया ईमानी इन पर होना ज़रूरी है, 5 चीज़ों के ऊपर। इन सब के अंदर वो बोलता है मोस्ट, क्या बोल रहा है? द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस बिलीफ ऑफ, क्या है? द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस बिलीफ ऑफ द मुस्लिम्स आर द यूनिसिटी ऑफ अल्लाह एंड कंप्लीट फेथ इन द प्रॉफिटहुड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 में सबसे अहम तरीन वो बता रहा है। इन 5 में भी सबसे अहम तरीन कौन कौन से हैं? मोस्ट एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, एसेंशियल ज़रूरी, ठीक है। एलिमेंट्स, हिस्से। केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट का मतलब दूसरा होता है। ऐसी चीज़ों को एलिमेंट कहा जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ पर एलिमेंट का मतलब है हिस्से। ये 5 हिस्से ही कहलाएंगे ना ये। इन 5 में से ये जो 2 हिस्से हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्से ऑफ दिस बिलीव, इस यकीन के, इस ईमान के। बिलीफ मतलब ईमान, बिलीफ मतलब ईमान या यकीन। इस यकीन के, डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ के, ईमान के, यकीन के सबसे अहम हिस्से जो हैं वो क्या हैं? ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के। आर द यूनिसिटी ऑफ अल्लाह, यूनिसिटी ऑफ अल्लाह। इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह की वहदानियत। वहदानियत वर्ड निकला है वाहिद से। वाहिद का मतलब होता है एक, अकेला। समझ में आ रही है बात? और ये यूनिसिटी वर्ड निकला है यूनिटी से, कि अल्लाह जो है, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है। इसका मतलब अल्लाह अकेला है, जस्ट वन, अकेला है। इसको कहते हैं यूनिसिटी ऑफ अल्लाह। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? यूनिसिटी ऑफ अल्लाह, आपके ईमान का, कि अल्लाह एक है। हाँ, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? अहम तरीन दूसरा एलिमेंट कौन सा है? यूनिसिटी ऑफ अल्लाह के बाद दूसरा एलिमेंट है एंड कंप्लीट फेथ इन द प्रॉफिटहुड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड कंप्लीट फेथ और मुकम्मल यकीन इन द प्रॉफिटहुड, नबूवत पर, ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, लास्ट प्रॉफिट पर मुकम्मल यकीन, मुकम्मल ईमान, लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया भाई। तो इन 5 में से देखें, इन 2 के बारे में बात की जा रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वजह क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपका ईमान इन दोनों पे पुख्ता नहीं होगा, इन पे पुख्ता नहीं हो सकता। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, आगे क्या बात की जा रही है फिर?
द कुरान इज़ द लास्ट होली बुक रिवील्ड टू द लास्ट होली प्रॉफिट बिट बाय बिट। कुरान जो है वो आखिरी मुक़द्दस किताब है। होली बुक का मतलब होता है मुक़द्दस, होली मतलब मुक़द्दस या पाक। द कुरान इज़ द लास्ट होली बुक रिवील्ड टू द लास्ट होली प्रॉफिट। कुरान जो है कुरान जो है आखिरी मुक़द्दस किताब है और किस पर नाजिल हुई? आखिरी नबी पर नाजिल हुई। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी। वही जो नाजिल हुई, कलाम पाक जो नाजिल हुआ वो कैसे नाजिल हुआ? वही की सूरत में ना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे कुछ जुमले और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे अल्लाह ने ये बात बोली है। कुरान क्या है? ज़रा आसान लफ्ज़ों में कुरान का मतलब समझ लीजिए। कुरान का मतलब है अल्लाह की कही हुई बातें, जो अल्लाह की बातें, किसी इंसान की नहीं है। ठीक है, कुरान में जो बातें लिखी हैं वो किसी इंसान की नहीं हैं। किसकी हैं? अल्लाह ताला की कही हुई बातें। अल्लाह ने बोला एक जुमला, हज़रत जिब्रील को बोला कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये जाके मेरे महबूब को बता दीजिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जैसे अल्लाह ने बोला था वैसे ही बता दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको कहते हैं वही लेके आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही वो जुमला, वैसे ही वो बात सहाबा को बता दी और सहाबा ने वैसे ही याद कर ली। आप ज़रा कमाल देखिए, बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आया, नुक्ते का भी, ज़ेर ज़बर का भी, पेश का भी फ़र्क नहीं आया, एज़ इट इज़ बता दी। और बाद में उसको नोट कर ली गई और वो नोट होते 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 आज ये कुरान शरीफ बन गया हमारे पास 30 सिपारों में। बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा, ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, तकरीबन 23 साल में ये काम मुकम्मल हुआ। इस सफिशेंट, सफिशेंट मतलब काफ़ी है। सफिशेंट मतलब काफ़ी है। कुरान की बात हो रही है 23 साल में जो नाजिल हुआ, सफिशिएंट काफ़ी है। फॉर द गाइडेंस, हिदायत के लिए, ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए। एंटायर का मतलब होता है पूरी, मुकम्मल। ह्यूमैनिटी इंसानियत, ह्यूमैनिटी इंसानियत, एंटायर पूरी, पूरी इंसानियत के लिए सफिशिएंट है कुरान शरीफ, काफ़ी है। किसके लिए? गाइडेंस के लिए। गाइडेंस मतलब पहले भी बताया था, हिदायत। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो इसके अंदर आ जाता है वो सोशल डीलिंग्स का आ जाता है। सोशल डीलिंग्स, डीलिंग्स का मतलब होता है मामलात, मैटर्स, मैटर्स। कौन से? सोशल, मुआशरती। सोशल वर्ड निकला है सोसाइटी से, पहले भी बताया था। सोसाइटी का मतलब मुआशरा, मुआशरे का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर इंसान मिलजुल के रहते हैं। तो मिलजुल के रहते हैं तो आपस में मुआमलात कैसे करते हैं आपस में डीलिंग्स कैसे करते हैं, तो इनको सोशल डीलिंग्स कहा जाता है। आपस में मुआमलात कैसे करेंगे इसमें बताया गया। म्यूचुअल डीलिंग्स और इंटरेक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, म्यूचुअल डीलिंग्स। खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है म्यूचुअल को बाहमी। बाहमी मतलब का मतलब होता है जिसमें एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो। जब आप किसी दूसरे इंसान से इंटरेक्ट होते हैं तो आपको दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल डीलिंग, जिसमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है, उसे अपना मकान फ़रोख्त करना है। दूसरा इंसान जो उसके पास जाता है उसको बोलता है मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपसे डीलिंग करना चाहता हूँ कि मैं अपना मकान जो है वो आपको बेच दूँ। दूसरा वाला बोलेगा भाई मैं तो ख़रीदना नहीं चाहता, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप डीलिंग तो कर रहे हैं, आप मिल तो रहे हैं, आप मामला तो कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल नहीं है ये, क्योंकि सामने वाले को इसकी नीड नहीं है। तो म्यूचुअल का मतलब वो होता है बाहमी, जिसमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो।
इसको नोट कर लीजिएगा ज़रा, म्यूचुअल डीलिंग्स, बाहमी मामलात। बाहमी मामलात पूरा मतलब इसका बनेगा बाहमी मामलात। आगे क्या लिखा हुआ है, और इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब भी यही है, आपस में मामलात करना, इंटरेक्शन का यही मतलब है। ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल सिस्टम। ये जो म्यूचुअल डीलिंग्स हैं या इंटरेक्शन हैं, ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस, ये रखते हैं। ऑक्यूपाई का मतलब ऐसे होता है घेरना, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना या कब्जा करना। लफ्जी मतलब इसका ये है, घेरना या कब्जा करना, ऑक्यूपाई कर लेना, कब्जा कर लेना। जैसे किसी इलाके पर जब कोई दूसरा मुल्क हमला कर देता है, वहाँ की जो आर्मी होती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपाइड आर्मी, जिसने कब्जा कर लिया हो, जिसने घेर लिया हो उस जगह को। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है रखता है, रखता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या बनता है, रखता है। तो म्यूचुअल डीलिंग्स और इंटरेक्शन ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस। म्यूचुअल डीलिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई, रखती हैं, इसको रखती हैं कर लेते हैं, अहम जगह रखती हैं। इम्पोर्टेंट प्लेस, अहम जगह, कहाँ पर रखती हैं भाई, इन द सोशल सिस्टम, मुआशरती निज़ाम में। सोशल सिस्टम मतलब, सिस्टम का मतलब निज़ाम, सोशल का मतलब मुआशरती, इससे बनता है मुआशरती निज़ाम। मुआशरती निज़ाम में म्यूचुअल डीलिंग्स या इंटरेक्शन जो है वो बड़ी अहमियत रखती हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, जस्टिस, इंसाफ, पहले भी बताया था इसकी बात मैंने, जस्टिस, इंसाफ, इक्विटी, मसावात मतलब बराबरी, मसावात मतलब बराबरी, कि रियासत के अंदर सारे लोग बराबर हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, काला गोरा, मर्द औरत, इसकी कोई तमीज़ नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि बनाते हैं। मिटाऊं इसे, देखें किसी कोई जुमला अगर जो है वो एक लाइन का होता है या दो लाइन का होता है या 3 लाइन्स का जुमला होता है, ठीक है, वो आपको आसानी से समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि भाई आपको उन 3 लाइन के जुमले के अंदर जो कुछ अल्फाज हैं उनका मतलब नहीं पता। जब आपको उनका मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आसानी के साथ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि उस जुमले में क्या बात की गई है। मिसाल के तौर पर एक जो छोटा सा जुमला बता दूँ, माय नेम इज़ आसिफ, मेरा नाम आसिफ है। अगर इस जुमले के अंदर आपको माय वर्ड का मतलब नहीं पता तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यार इस जुमले का पूरे का मतलब क्या है, क्योंकि हर वर्ड का मतलब पता होगा तो जुमले का पता होगा। ये जुमला थोड़ा सा बड़ा है। म्यूचुअल डीलिंग्स और इंटरेक्शन ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल सिस्टम, जस्टिस एंड इक्विटी कॉन्स्टिट्यूट द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। क्या कह रहा है कि म्यूचुअल डीलिंग्स और इंटरेक्शन ऑक्यूपाई रखते हैं एन इम्पोर्टेंट प्लेस, एक अहम जगह, इन द सोशल सिस्टम, मुआशरती निज़ाम में। फिर आगे बात क्या कर रहा है, जस्टिस एंड इक्विटी कॉन्स्टिट्यूट, जस्टिस और इक्विटी कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं इंसाफ और मसावात, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम। यानी कि हमारे मुआशरे के अंदर, हम इसको इस्लामी मुआशरा अगर नहीं कह सकते कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जस्टिस नहीं कर रहे, आप लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे, या आप इक्विटी नहीं रख रहे लोगों के अंदर, मसावात आपने कायम नहीं कर रखी, बराबरी कायम नहीं कर रखी, आपने रंगो, नस्ल, मज़हब, फ़िरका, ज़बान, इसकी बुनियाद पर आपने तफरीक कर रखी है कि नहीं बाबा इसको तो दो और इसको न दो, कि ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को। तो बहैसियत मुसलमान हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़बान क्या है, आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं,
आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं ज़ाती बात बताऊं, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप कलमा गो हैं, पहली चीज़ कलमा पढ़ा है आपने, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा गो हैं, आप मेरे भाई हैं। आपसे दूसरा कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है, मज़हब के अंदर ही कोई दूसरा इख्तिलाफ़ हो सकता है, किसी मामले पे मज़हबी मामले में कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है, ज़बान के मामले में कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन आप हैं मेरे भाई। भाई भाइयों में क्या इख्तिलाफ़ नहीं होता क्या? एक ही घर में रहने वाले 4 भाइयों के अंदर क्या इख्तिलाफ़ नहीं होता? तो क्या वो भाइयों से हट जाते हैं? नहीं, भाई भाई रहते हैं। इसी तरह हर कलमा को बावजूद ये कि कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन वो भाई है मेरा। जस्टिस, इंसाफ उसका हक है, मसावात, बराबरी उसका हक है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अगर ऐसा है तो भले वहाँ पर मुसलमान भी आबाद हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वहाँ वो जो है वो सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम नहीं कहलाएगा, भले वहाँ मुसलमान आबाद हैं। इन इस्लाम देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, कास्ट, कलर एंड क्रीड। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इम्तियाज़। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब है इम्तियाज़। इम्तियाज़ का आसान मतलब है फ़र्क। डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्ट उर्दू मतलब है इसका इम्तियाज़, और आसान लफ्ज़ों में इसको कहा जाता है फ़र्क। तो क्या कह रहा है? इन इस्लाम देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, इस्लाम में कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑन द बेसिस, किस चीज़ की बुनियाद के ऊपर? ऑफ एथनिसिटी, नस्लियत की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है। भाई आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? आप अरबी हैं, अजमी हैं, अमेरिकन हैं, नो, कोई मसले की बात नहीं है। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या है? आपका वो क्या कहते हैं, ज़ात, आपकी ज़ात क्या है, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कलर, आपका रंग कैसा है, आप काले हैं, गोरे हैं, इससे भी कोई मसला नहीं है। क्रीड जो है, किस कबीले से आपका ताल्लुक़ है, कबीले से ताल्लुक़, कोई ख़ास कबीले से ताल्लुक़ भी होता है ना भाई, ठीक है, किसी ख़ास फैमिली से भी ताल्लुक़ होता है ना। तो बहरहाल आसान लफ्ज़ों में आप इसको भी नस्ल के तौर पर ले लें। ये 3 लफ्ज़ जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 2 लफ्ज़, क्रीड और रेस, इसका मतलब आप नस्ल ले लें, किस नस्ल से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख दिए। 2 टॉपिक आज हमने कवर कर लिए, कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कॉमन रिलीजन के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स में देख लूँ, अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, मेरे ख्याल में ये कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी वाला है, देख सकते हैं आप पेज नंबर 7 पे। रिलीजन इज़ अ बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स का क्या मतलब है? वो कुव्वत, वो फोर्स जो कि आपको बांध रही है। रिलीजन को क्या कहा जा रहा है? बाइंडिंग फोर्स, यानी कि बांधने वाली कुव्वत। फॉर द नेशंस, अक़वाम के लिए, नेशंस मतलब अक़वाम, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। नेशन इन द वर्ल्ड आर डिस्टिंक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो अक़वाम आबाद हैं, आर डिस्टिंक्टिव, उनमें फ़र्क मौजूद है। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो अक़वाम आबाद हैं, किस बेस पर आबाद हैं वो? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, अपने मज़हब की बुनियाद पर आबाद हैं एक जगह पर। ईसाई हैं वो एक जगह पर आबाद हैं, हिंदू हैं वो एक जगह पर आबाद हैं, मुसलमान हैं वो एक जगह पर आबाद हैं, ज्यूज़ हैं वो एक जगह पर आबाद हैं। तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। कॉमन कल्चर, एक जैसी आपकी सकाफ़त। जनरली का मतलब है आम तौर पर। ये वर्ड्स मीनिंग बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए भाई, ज़बानी बता रहा हूँ, अब थक गया, गर्मी बहुत हो रही है, लिखना थोड़ा मुश्किल है। जनरली, आम तौर पे, द पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, पीपल, लोग शेयर करते हैं अ कॉमन कल्चर, यानी कि सबका एक कॉमन कल्चर होता है। फॉलो द सिमिलर वे ऑफ लाइफ, और कॉमन कल्चर होने की वजह से उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो एक ही जैसा होता है, तर्ज ज़िंदगी एक जैसा होता है, वो उसकी पैरवी करते हैं। नॉर्मली दे डू नॉट कंप्रोमाइज़, आम तौर पर नॉर्मली दे डू नॉट कंप्रोमाइज़, वो समझौता नहीं करते। कंप्रोमाइज़ मतलब समझौता करना।
ऑन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अपने रस्म व रिवाज पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, समझौता नहीं करते कि नहीं भाई हमारी ये रस्म व रिवाज हैं। हमारे सिंध में भी देख लें आप, कोई मसला नहीं है, मेहमान घर में आ जाता है कहीं से कुछ ना कुछ करके, आपके घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई मसला है, तब भी आप उन मसलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर, मेहमान आया है इसकी खिदमत करनी है, कुछ भी इसके लिए लेके आना है, कुछ भी करके। ये नहीं बोलेंगे मेहमान को हम तो गरीब हैं भाई हमारे पास खाने को नहीं है, नहीं भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये हमारे कस्टम्स नहीं है, ट्रेडिशंस नहीं है, तो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मेहमान आ गया है उसकी खिदमत होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। कॉमन कॉज, अ कॉमन कॉज, एक जैसी वजह, अ कॉमन कॉज यूनाइट्स द पीपल, एक जैसी वजह या मकसद यूनाइट्स द पीपल, लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, अचीवमेंट का मतलब हुसूल, हासिल करना, द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज अ कॉमन कॉज, वो सबका मुश्तरका मकसद था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, किस चीज़ के ज़ेर असर, एक आइडियोलॉजी के ज़ेर असर, एक सोच के ज़ेर असर। डेडिकेशन, आपकी लगन कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितना अपने आप को वक्फ कर सकते हैं। द डेडिकेशन ऑफ द पीपल टू सम नोबल कॉज, लोगों का डेडिकेट होना, अपने आप को वक्फ कर देना, किसके लिए, टू सम नोबल कॉज, एक अजीम मकसद के लिए। नोबल कॉज मतलब अजीम मकसद। एनर्जाइजेज एंड एनरिचेज एन आइडियोलॉजी, ताकत बख्शती है, ताकत पावरफुल बना देती है, किसको, आइडियोलॉजी को। एनर्जाइजेज और एनरिचेज का मतलब दोनों का यहाँ पर यही है कि किसी को ताकतवर बना देना। तो लोग अगर डेडिकेटेड नहीं हैं तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ताकतवर नहीं है। डेडिकेशन ही उनकी आइडियोलॉजी को क्या करेगी, एनर्जाइज करेगी और एनरिच करेगी, उसको ताकतवर बनाएगी। मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया वर हाईली डेडिकेटेड टू द कॉमन कॉज ऑफ सीकिंग फ्रीडम, मुसलमान जो थे साउथ एशिया के, यानी कि जनूबी एशिया के, यानी कि बर्रे सगीर के, यानी कि हिंदुस्तान के, डेडिकेटेड टू द कॉमन कॉज, उनका मुश्तरका मकसद क्या था, ऑफ सीकिंग फ्रीडम, आज़ादी हासिल करना है। सीख का मतलब हासिल करना या तलाशना, फ्रीडम मतलब आज़ादी। एंड इस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, इस्टेब्लिश का मतलब होता है क़याम, अमल में लाना। इस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, एक आज़ाद मुसलमान रियासत। स्टेट का मतलब होता है रियासत, सेपरेट का मतलब होता है आज़ाद, अलग। इस्टेब्लिश का मतलब होता है उसका क़याम, अमल में लेके आना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर इस्टेब्लिश के बजाय आप मेक कर दें, टू मेक अ सेपरेट। एक चीज़ होती है जो बनाते हैं आप, वो ज़्यादा पायदार नहीं होती, ड्यूरेबल नहीं होती, बड़ी जल्दी गिर जाती है। ऐसी चीज़ें जो कि अपने वजूद को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रख सकती हैं, उसके लिए हम इस्टेब्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 8 हो चुका, पार्ट 9 के अंदर मेरे ख्याल में इसके 3 पार्ट और बनेंगे, ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी तकलीफ़ दे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों को, लेकिन भाई यहाँ पर रट्टे वालों का तो काम ही नहीं है ना। रट्टे वाले वीडियोस थोड़ी ना देखेंगे, ज़िद्दी बच्चे देखेंगे, मेहनत करने वाले देखेंगे, 2-2 3-3 दफ़ा एक वीडियो को देखेंगे, लेक्चर नोट करेंगे, ओबे करेंगे, बात को मानेंगे, क्योंकि वो अपने फ्यूचर से सिंसियर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।